क्या आप जानना चाहते हैं डीआरडीओ में एसटीएबी पोस्ट के एक्चुअल सैलरी स्ट्रक्चर, लीव बेनिफिट्स और प्रमोशन पॉलिसी के बारे में? तो आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। मैं हूँ लगन कुमार। अभी डीआरडीओ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो आज आपके लिए मेरी सैलरी स्लिप और लीव प्रमोशन, उसके बाद वर्किंग टाइमिंग का कंप्लीट गाइड लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखने वाले हैं कि एसटीबी के जो बेसिक पे और उसके अलाउंस के बारे में हम देखेंगे। यहाँ बेसिक पे और उसके अलाउंस के क्या अलाउंस, क्या महंगाई भत्ता, डीए मिलती है, डियरेंस अलाउंस जिसे कहा जाता है। उसके बाद सेकंड हम पॉइंट कवर करेंगे सैलरी के स्लिप का जो ब्रेकडाउन, मतलब उसका पूरा डिटेल्स, हमारा एचआरए कितना परसेंट मिलती है, उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है। उसके बाद जो एनपीएस में कितना हमारा पैसा गवर्नमेंट देती है, कितना परसेंट हमारे सैलरी से कितना डिडक्ट होता है हमारा एनपीएस में। तो उसके बाद एचआरए के बारे में बात करेंगे, हमें कैसा कैसा सिटी में, जैसे एक सिटी में कितना परसेंट एचआरए मिलती है। तो ये सब के बारे में फुल हम डिटेल्स में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा लीव पॉलिसी। तो हम बात करेंगे कि डीआरडीओ में लीव पॉलिसी क्या है, कितने लीव मिलते हैं, कितने सीएल मिलते हैं, कितने ईएल मिलते हैं, कितने एचपीएल मिलते हैं। तो उसके लीव के फुल डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा प्रमोशन रूल्स और कैरियर ग्रोथ। तो हम यहाँ देखेंगे इस वीडियो में कि एसटीएबी पोस्ट पर कैसा प्रमोशन होता है और हम एसटीएबी से क्या क्या बन सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब पूरा कंप्लीट, जैसे कितने ईयर के बाद बन सकते हैं, कितना उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी वैकेंसी निकलती है, कितना परसेंट चांस रहता है, ये सब बात करेंगे। नेक्स्ट 5 पॉइंट हमारा है ये वर्किंग डे और वर्किंग आवर्स या शिफ्ट। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या डीआरडीओ में कितने दिन का वर्किंग होता है और कितना आवर्स का वर्किंग होता है और क्या शिफ्ट में होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा मेडिकल फैसिलिटी। तो डीआरडीओ कैसी मेडिकल फैसिलिटी देती है और उसमें कौन कौन से जो फैमिली डिटेल्स होते हैं जो वो कवर करता है मेडिकल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारा सातवां जो पॉइंट है टीडी और ओटी। तो ओटी मतलब हुआ ओवर टाइम, मतलब कि अगर आप 8 आवर्स के अलावा कोई वर्क करते हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उसके लिए ओवर टाइम पे करती है गवर्नमेंट। साथ ही साथ अगर कहीं आप वर्क स्टेशन, मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो उसके लिए आपको टेम्पोररी ड्यूटी के लिए कितनी रुपीज़ दिया जाती है एसटीबी या टेक्नीशियन के लिए, ये सब हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। तो गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन जो स्कीम पहले जो चल रहा था उसको 2004 में वो ख़त्म कर दिया। अभी हमारा जो एनपीएस से जो न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है उसमें हम देखेंगे कि हमारा कितना पैसा गवर्नमेंट पे करती है और हमारे सैलरी से कितना डेबिटेड होता है एनपीएस में, ये देखेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आप डीआरडीओ में काम कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट फुल पेमेंट करती है, पूरा वो गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है। किसी टाइप की आपकी जो फील्ड से रिलेटेड जो होती है आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। वो ट्रेनिंग, वो क्या ईयरली ट्रेनिंग आती रहती है। तो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हायर स्टडी, कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो डीआरडीओ में अगर काम कर रहे हैं तो आपको हायर स्टडी के भी फैसिलिटी मिलती है। आप वहाँ पर जैसा क्वालिफ़िकेशन आपके लिए बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेनिफिट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हायर स्टडी के लिए भी आपको प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है एसटीबी के बेसिक पे और उसके अलाउंस के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि सैलरी और उसके अलाउंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सबसे मोटिवेशन आपको मिलेगा, हम अपना सैलरी स्लिप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये मेरा नाम हो गया। यहाँ पर रैंक जो लिखा हुआ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, और ये लेवल क्या है 6 है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या होता है कि एवरी ईयर गवर्नमेंट है जो 3% का इंक्रीमेंट देती है।
जो बेसिक होता है ना उसमें 3% का इंक्रीमेंट लगती है। जो बेसिक के अकॉर्डिंग ही सभी से जो चीज़ें होती है जो डिफाइन होती है, जो हमारा डीए होता है, जो उसके बाद हमारा जो एचआरए होता है, ये सभी किस पर डिपेंड होती है, एनपीएस होता है, सब बेसिक पे पर बेसिक पे पर ही डिपेंडेंट होती है, इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाला है 2026 जनवरी में लगने वाला है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि डीआरडीओ में या जो भी सेंट्रल में जो इंक्रीमेंट लगती है मंथ में, यदि पूरे ईयर में एक ही बार लगती है, तो या तो जनवरी में लगती है या तो वो जुलाई में लगेगी। तो हमारा जो लगता है, क्या लगता है, जनवरी में लगता है। तो हमने 2023 में ज्वाइन किया था, तो अभी मेरा 2 इंक्रीमेंट लग गया है और अभी तीसरा इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर लगने वाला है। तो हम जब ज्वाइन किए थे तो उस समय मेरा जो बेसिक पे था, मतलब मूल वेतन था, वो कितना था, 35,400। आप अगर एस पर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो मूल वेतन मतलब बेसिक पे जो रहती है वो आपको 35,400 रहता है स्टार्टिंग में, और वो ईयर बाई ईयर आपको 3% इंक्रीमेंट होती है। तो अब यहाँ हम देखेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है क्या है, महंगाई भत्ता है, डीए है। तो डीए को क्या कहा जाता है, यहाँ लिखेंगे डियरनेस अलाउंस कहा जाता है, DEARNESS हो गया डियरनेस अलाउंस, ये होता है डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट क्यों देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो ये इसलिए देती है क्योंकि क्या होता है कि दिन पर दिन क्या होता है, महंगाई बढ़ते जाती है और इन्फ्लेशन होता है। तो इस महंगाई या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डीए देती है, महंगाई भत्ता देती है। महंगाई से एक तरह से उसको एडजस्ट करने के लिए, महंगाई को ओवरकम करने के लिए कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसको जो महंगाई अभी बढ़ी है तो उससे उसको उसी के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तो इसीलिए डीए देती है। तो डीए क्या होता है कि धीरे धीरे डीए बढ़ता रहता है। तो अभी जो डीए जब हम ज्वाइन किए थे तो उस समय डीए कम था, उस समय हमारा शायद था तो उस समय 48 चल रहा था, 48% चल रहा था। धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वो ईयर बाई ईयर बढ़ती है। तो अभी जो करंट की अभी डीए की बात करेंगे वो कितना है, 58% डीए है, ये 58% है। ये जो बेसिक जो पे है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। ये क्या है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो बेसिक पे कितनी है, 37,600 है। यही अगर 8 पे कमीशन आ जाएगी नेक्स्ट ईयर तो ये जो बेसिक पे है 2 टाइम्स हो जाएगा, अबाउटली 70 to 80,000 क्या हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा। तो अभी जो बेसिक पे है 7th पे के अकॉर्डिंग है 37,600। वही अगर नेक्स्ट ईयर अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 2026 से बेसिक पे लगभग 2 टाइम्स हो जाएगी। तो उसी अकॉर्डिंग सैलरी है जो काफ़ी हमें अलग दिखने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डीए है, तो डीए के बारे में समझेंगे कि डीए क्या होता है। तो हम डीए के बारे में समझ लिए कि क्या है, महंगाई भत्ता है जो गवर्नमेंट देती है। ये हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। हमने 48% पर ज्वाइन किया था, अभी क्या हो गया, 2 से 2.5 ईयर्स में 58% हो गया। तो सबसे पहले जो डीए जो मिलती है ना, वो हमारा क्या होता है, बेसिक पे का 58% यहाँ होगा, क्योंकि अभी डीए 58% है। तो यहाँ हमारा बेसिक पे कितना है, 37,600 है, ठीक है। तो इसका कितना करेंगे, इसका 58% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा जाकर 21,808 आ जाएगा, जो यहाँ इसमें यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारा बेसिक पे हो गया, ये हमारा डीए हो गया किसका, से बेसिक का 58%, 21,808 हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर एचआरए के बारे में। ये क्या है, एचआरए मकान किराया भत्ता, माने एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम हाउस रेंट अलाउंस 0 हमें शो हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वार्टर ले चुके हैं। तो जो हमारा जो क्वार्टर जो लिया रहता है उसका ऑटोमेटिक एडमिन वाले कट कर लेते हैं, वो से नहीं देते हैं। तो हमारा हमारा चूँकि क्वार्टर लिया हुआ है, इसलिए जो हमारा एचआरए मिल रहा है वो 0 हो गया। तो हम चूँकि यहाँ सिटी पर डिपेंड करती है, XYZ सिटी होती है। तो जो काफ़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है तो वहाँ पर उसको एक सिटी कंसीडर करते हैं। जैसे बंगलौर हो गया जो हमारा लोकेशन है, तो बंगलौर में अभी एचआरए 30% मिल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है जो बेसिक पे पर ही सब कैलकुलेट होती है। तो बेसिक पे का 30% देखेंगे कि एचआरए कितना होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारा बेसिक पे कितना हो गया, बेसिक पे 37,600 हो गया। तो इसका कितना हो गया, 30%। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा
ये 11,280 रुपया होगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। क्या हो जाएगा इसका? हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है? एवरी से जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सबको HRA दिया जाता है। और क्या है कि अगर कोई क्वार्टर नहीं लेता है तो उसको इस सैलरी के साथ क्रेडिट होती है, और कोई लेता है तो वो डिडक्ट हो जाती है, वो ऑटोमेटिक सैलरी में ही कट जाता है सैलरी से। तो यहाँ देख लिए कि कितना हो गया, 11,280 रुपया HRA हो गया। अगर हम क्वार्टर नहीं लेते तो इतना है उसमें ऐड होता। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के बारे में हम देखते हैं। तो उसके बारे में हमारा HRA हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस है। तो यहाँ देखेंगे कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस, परिवहन भत्ता और परिवहन महंगाई भत्ता। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो परिवहन जो भत्ता मिलती है वो कितना मिलती है और कैसे बेसिक पे और पे लेवल के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। तो ये जो परिवहन भत्ता होती है, जो TPT होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होती है, और जो TPT-DA होती है, ये जो इसके बारे में देखेंगे कि हमें कितना मिलती है और पे लेवल के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले हम इसको चार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पे लेवल अभी क्या है, पे लेवल 7 चल रही, पे कमीशन 7 चल रही है। 6 तो अभी इससे पहले था। तो अभी 7 पे कमीशन अकॉर्डिंग अगर किसी का पे लेवल 1 है तो उसका जो ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिलेगा? 1350 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर पे लेवल 2 है तो उसको 1350 ही मिलेगा। उसके बाद पे लेवल 3 से पे लेवल 6, 7, 8, पे लेवल 6, 3 से पे लेवल 8 तक जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलती है, वो 3600 ही मिलती है। उसके बाद पे लेवल 9 से, यहाँ 9 से देख सकते हैं कि पे लेवल 14 तक एक ही स्लैब है, कितना है? 7200 है। उसके बाद यहाँ कितना है? 3600 है। तो अभी जो हमारा क्या है, पे लेवल 6 है, तो 6, 7, 8 तक हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है कितना है? 3600 मिलने वाला है। तो हम यह देखेंगे कि अगर कोई पे लेवल अगर ST भी एज ए पोस्ट ज्वाइन करता है तो वो क्या आएगा? वो ये जो पे लेवल स्लैब जो 3 से लेकर 8 लेवल पे लेवल तक उसको 3600 ही क्या मिलेगा? TA मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसमें दो तरह के मिलती है। एक तो मिलती है, क्या मिलती है? TA मिलती है। एक मिलती है TADA। ठीक है। या इसी को कहा जाता है TPT बोला जाता है, या TPTDA बोला जाता है। TPTDA ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, इसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही कहा जाता है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस डियरनेस अलाउंस हो गया। तो क्या होता है कि एक तो हमारा क्या हो गया? 3600 फिक्स हो गया। लेकिन क्या है कि महंगाई बढ़ते जाती है तो हमारा DA मीन्स हो गया डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है। तो उस महंगाई भत्ता के अकॉर्डिंग भी ये हमारा क्या होता है? ये इसमें वेरी होता है। तो ये तो हमारा पे लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स है 3600। लेकिन हमारा हमारा जो DA होता है उसके अकॉर्डिंग हमें और क्या मिलती है? तो इसी 3600 का, अभी चूँकि DA कितना चल रहा है? 58% चल रहा है। तो इसी का 58% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 3600 अब प्लस हमें और क्या मिलने वाला है? तो 3600 का जब 58% करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें जो मिलने वाला है ये मिलेगा 2088। तो टोटल इतना मिलेगा। एक तो ये फिक्स हो गया, एक हमारा क्या हो गया? ये वेरी करेगा, क्योंकि जितना हमारा जो TA मिलेगा, जिस स्लैब में हम आएंगे तो उस TA के अकॉर्डिंग इस TA का 58%, क्योंकि 58% हमारा DA चल रहा है, तो DA 58% चल रहा है, तो इस TA का 58% करेंगे तो कुल मिला के हमको कितना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है? तो ये हमारा 8 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 3 2 5, मतलब 5688 ने 5688 रुपया क्या है? ये मिलने वाला है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, इसमें जो पॉइंट है जो हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि हमारा क्या हो गया? DA हो गया, HRA हो गया, TPT हो गया। उसके बाद इसमें इसमें तो कुछ है नहीं, सब 0 0 है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है ANPSC 14%, इसके बारे में बात करेंगे कि ये हमारा कैसे क्रेडिट होता है। एक हमारा जो NPSC जो 14% होता है, जो हमें गवर्नमेंट देती है 14%। अब देखें कि 14% के किसका देती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो 10% डिडक्ट होता है, माने माइनस होता है हमारे सैलरी में से। तो जो हमारा टोटल NPS होता है ना, NPS, इसमें हमारा जो है प्लस 14% हमें क्या देती है? गवर्नमेंट देती है, प्लस 10% हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है। तो कुल मिला के 24% हमारा जो एवरी मंथ हमारा डिपॉजिट होता है NPS अकाउंट में। तो इसके बारे में हम कैलकुलेशन देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं NPS का में जो 14% जो गवर्नमेंट देती है, यहाँ लिखेंगे
जो गवर्नमेंट देती है हमें उसके बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट 14% देती है। किसका देती है 14% एनपीएस में? तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा बेसिक होता है प्लस डीए होता है उसका 14% देती है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेसिक लिखेंगे और प्लस डीए लिखेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर कि बेसिक कितना है। तो हमारा जो अभी सैलरी स्लिप दिखाएं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेसिक कितना 37,600 है। अब प्लस डीए कितना है? तो डीए इसका 58% आ रहा है, 21,808 आ रहा है। तो ये दोनों को जोड़कर हम इसका कितना करेंगे? 14% करेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम 14% करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है? ये मिल जाएगा 8,317 मिल जाएगा, जो इसके बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 8,317 है, ये वाला 8,317 है। अब हम इसके बारे में करेंगे 5,941 के बारे में बात करेंगे, जो क्या होता है, जो हमारे सैलरी से ये 10% हमारा डिडक्ट होता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो फार्मूला ये सेम ही होता है। तो बस इसका क्या करेंगे, हमारी जो सैलरी से कटता है, जो सैलरी से जो कट करता है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक कितना हो गया? 37,600 हो गई। अब प्लस 21,808 डीए हो गई। इसका हो गया 10%। तो इसका जब 10% करेंगे तो ये जो आ जाएगा 5,941। ये हमको प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, क्योंकि ये क्या है? कटने वाला है, ये हमारे अकाउंट से कटेगा। तो ये कुल मिला के 8 × 13 लगभग 14,000 एनपीएस में एवरी मंथ जमा होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डिडक्शन होता है। तो सबसे पहले जो डिडक्शन होता है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक CGHS के रूप में कुछ होता है, 60 रुपया डिडक्ट हो रहा है। उसके बाद CGHS मतलब हमारा जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा हेल्थ जो स्कीम होता है उसमें 450 रुपया कटती है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, CGHS होता है, मेडिकल फैसिलिटी देती है अपने फैमिली को। जो एम्प्लाई का जो पेरेंट्स हो गया, मदर हो गया, बाकी वाइफ चिल्ड्रंस, ये सब को देती है। तो उसके लिए मंथली क्या है 450 रुपीज़ कट करती है। उसके बाद क्वार्टर चार्ज, तो 1760 रुपया जो क्वार्टर चार्ज आपको दिख रही है वो इसका कैलकुलेशन यहाँ से होता है। यहाँ जो नीचे दिया गया है, हमने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है वो भी लेती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो 879 रुपया है। तो ये 879 रुपया प्लस वाटर का चार्ज लेता है मंथली 221 रुपया। उसके बाद ये क्या है कि ये हफ्ता चार्ज मतलब क्लीनिंग के लिए और जो क्वार्टर को मेंटेनेंस के लिए, ये सारे चीज़ों को के लिए कितना 660 रुपया लेती है। तो 660 रुपया मंथली लेती है। तो 660 हो गया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्लस वाटर बिल हो गया। तो ये सब मिलाकर कितना हो गया? 1760 हो गया टोटल। उसके बाद ये हमारा 1760 हो गया। उसके बाद हमारा जो क्वार्टर जो HRA हो गया वो, तो इतना ये डिडक्ट करती है। तो ये हो गया क्वार्टर चार्ज। उसके बाद हमारा जो एनपीएस में हमारे अकाउंट से 10% जो सैलरी ये बन रही है इसमें से डिडक्ट होती है। इसका 10% हमने कैलकुलेशन दिखाया था कि बेसिक प्लस डीए का जो 10% कितना होता है 5,941 होता है। उसके बाद 14% जो देती है यहाँ पर, ये जो दे रही है गवर्नमेंट, वो भी डिडक्ट कर लेती है, काट लेती है। तो 14% बेसिक प्लस डीए का कितना हो गया? 8,317 हो गया। तो टोटल लगभग कितना, इसको कितना डिडक्ट कर लिया? टोटल 16,528 डिडक्ट कर लिया। तो जो नेट सैलरी हो गई जो यहाँ पर इतना हो गई। उसके बाद और भी कल्चरल सोसाइटी के लिए, कुछ स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल होते हैं, बैडमिंटन, तो ये हर एक तरह के जो है यहाँ पर गेम भी होती है। तो इसके लिए भी मंथली कट करती है। तो उसके बाद फाइनली जो यहाँ पर सैलरी हो गई 56,795 हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा है। तो ग्रॉस सैलरी के बारे में देख लेते हैं कि कितना बन रहा है, क्योंकि आप नेट पे तो यहाँ पर 56,795 हो गया। तो ग्रॉस पे कितना हो गया? तो जो हमारा यहाँ जो कितना आ गया 73,000, ये हमारा हो गया 413, प्लस कितना हो गया HRA जो ऑटोमेटिक कट जा रहा है वो हमारा जो मिल रहा है बेसिक का 30% मतलब 11,280। तो ये जो टोटल कितना बन रहा है, तो टोटल बनेगा 84,693 बन रहा है। लेकिन क्या है कि हमारा जो क्वार्टर में लगभग 13,000 क्वार्टर में कट जा रहा है, 14,000 हमारा एनपीएस में कट जा रहा है। तो कुल नेट पे हमारा इतना बन रहा है। लेकिन जो ग्रॉस पे है जो 84,693 बन रहा है। तो यहाँ पर हमने स्लाइड में देख लिए कि DRDO में अगर STAB पोस्ट पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छी सैलरी डिप्लोमा लेवल पर या पर देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी आपको मेडिकल फैसिलिटी है, आपको अलाउंस मिल रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, तो इससे आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप मोटिवेट होइए और सेप्टेम्बर 11 की तैयारी है जो बहुत ही अपने केयरफुल होके और पूरा अंदर से मोटिवेट होके कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पर
हम लीव पॉलिसी के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर हम वर्क करते हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट है जो DRDO लीव देती है, तो लीव पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बता दें यहाँ सबसे पहले कि टोटल 60 लीव मिलती है। ठीक है, टोटल 60 मिल 1 ईयर में हमें टोटल 60 लीव मिलती है। अब इसमें देखेंगे कि हमें किस किस टाइप का लीव मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कैजुअल लीव, मतलब इसको कहा जाता है शॉर्ट में CL कहा जाता है। तो जो CL मिलती है ये टोटल 10 मिलती है 1 ईयर में हमको टोटल कितना मिलता है, 10 मिलता है। वही अगर बात कर लेते हैं अनलीव्ड, मतलब इसको शॉर्ट में कहा जाता है EL कहा जाता है। तो जो टोटल EL मिलती है 30 मिलती है। तो ये जो 30 मिलती है 15 और 15 करके मिलती है, क्योंकि जो 6 मंथ के लिए पहले जनवरी टू 6 मंथ के लिए 15 मिलती है, उसके बाद 6 मंथ के बाद फिर 15 मिलती है। तो ये 2 स्लॉट में मिलती है, टोटल 30 मिलती है। वही अगर बात करते हैं हम हाफ पे लीव, तो हाफ पे लीव टोटल कितना मिलता है, 20 मिलता है। HPL इसे कहा जाता है। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं HPL कहा जाता है। इसे हाफ पे लीव कहा जाता है। तो ये भी 2 स्लॉट में मिलती है। 6 मंथ के लिए पहले जनवरी से 10 मिलती है, और 6 मंथ से 12 मंथ के लिए फिर 10 मिलती है। तो टोटल कितना हो गया, 30, 20, 50, 10, 60। तो टोटल DRDO है जो 1 ईयर में 60 लीव देती है। तो आपको जैसे अब लेना हो सहूलियत के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो इसमें जो लीव लगाने के भी कुछ नियम होती है, तो वो नियम क्या होती है वो बाद में हम बात करेंगे। बस अभी लीव पॉलिसी के बारे में देख लीजिए कि CL 10 हो गई, उसके बाद EL हमारा कितना टोटल 30 मिलता है, और HPL हमारा 20 मिलता है। वही बात करते हैं यहाँ पर कभी क्या है, कम्यूटेटर लीव। तो ये क्या होता है कि मेडिकल लीव होता है। तो ये जो HPL जो 20 होती है, उसी तरह हर ईयर मिलता है 20। तो अगर किसी को मेडिकल पे दिक्कत हो गया या वो किसी वजह से बीमार हो गया, तो वो लैब नहीं जा सकता है, तो उस कंडीशन में वो HPL ले लेता है। अगर आप 20 HPL लेते हैं तो आपको 10 डे का लीव मिलेगा। ये क्या होता है ना कि हाफ डे लीव होता है। तो 2 HPL मिलके 1 दिन बनता है, मतलब 20 के लिए हमको 10 गो हमारा क्या मिल जाएगा, लीव मिल जाएगा। ये हमारा आता है कम्यूटेड लीव में आता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करने वाले हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी तरह के यहाँ लीव देखने को मिलेंगे। कम्यूटेटर लीव हो गया, उसका UL मेडिकल ग्राउंड पर हो गया। ये सब चीज़ काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में लिया जाता है। उसके बाद पैटर्निटी लीव मिलता है। अगर कोई जैसे अगर कोई एम्प्लॉय अगर वो बॉय है, अगर वो मान ली शादीशुदा है और उससे अगर कोई बच्चा हुआ है, तो उसके लिए पैटर्निटी लीव 15 डेज का मिलता है। कंटिन्यू वो ले सकता है। टोटल 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है, तो 2 बार पैटर्निटी लीव ले सकता है। उसके बाद चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है फीमेल के लिए। उसके बाद स्पेशल CL होती है, कंपनसेटरी ऑफ भी मिलती है। तो ये कंपनसेटरी ऑफ क्या होता है, मान लिया कि कॉम्पअप इसे कहा जाता है, इसे कॉम्पअप शॉर्ट में कहा जाता है, C ऑफ कॉम्पअप कहा जाता है। तो ये कब मिलती है, अगर मान लिया कि आप सैटरडे को ड्यूटी करते हैं, या मान लिया कि आपने OT किया, पैसा नहीं जानते हैं, तो आप 8 आवर्स करके आप 1 दिन का कॉम्पअप लगा सकते हैं, 1 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। वो मैक्सिमम 1 मंथ में 2 कॉम्पअप लगा सकते हैं, मतलब कि 16 घंटा के कॉम्पअप लगा सकते हैं 2 को कॉन्सेक्यूटिव। तो ये हमारा लीव पॉलिसी हो गया। ये आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि ये हमारा जो एक तरह से यहाँ देख सकते हैं नेम हो गया। उसके बाद ये जो हमारा क्या है कि ये हमारा एक तरह से वहाँ पर हमें दिखती है कि कैजुअल लीव हमारा यहाँ पर शो होगा 10 जो होगा, अन लीव यहाँ पर होता है, HPL शो होता है। उसके बाद चाइल्ड केयर लीव होता है। तो ये हमारा क्या होगा लीव का एक तरह से, ये सब एक तरह से आप देख सकते हैं इस तरह हमें शो होती है वहाँ पर। उसके बाद जो कैजुअल है, जो CL होती है, जो एक बार में आप 6 महीने से पहले 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो इसका एक लिमिट रहता है। लेकिन अगर आप लास्ट महीना में ले रहे हैं या 8वां 9वां महीना में ले रहे हैं, तो 10 CL एक साथ ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वर्किंग डे और टाइमिंग एंड वर्किंग आवर्स के बारे में बात करेंगे। तो वर्किंग डे देखेंगे कि DRDO में वर्किंग डे क्या होती है, टाइमिंग क्या होती है वर्किंग की, और वर्किंग आवर्स कितनी होती है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स होती है, जो 8:30 से AM से लेके 5 o'clock तक होती है। तो क्या होता है कि 30 मिनट का लंच ब्रेक मिलता है यहाँ पर। तो आप कैंटीन में कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 30 मिनट के तो ऑफिशियल मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि आप लेट करते हैं बाहर, तो आपको जितना लेट करते हैं उतना आपको यहाँ जो 5 o'clock से लेट जाना पड़ेगा। अगर आप 8:30 में आते हैं, अगर बाहर लंच करने नहीं जाते हैं, तो आप 5 o'clock एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर टाइमिंग भी हो गई। तो टोटल जो आवर्स होती है 8 आवर्स की हमारा क्या होती है, ड्यूटी होती है। और ये क्या होती है,
8:30 से लेके 5 o'clock तक होती है, स्टैंडर्ड ये वर्किंग आवर्स है। अगर कोई लेट आता है 9 o'clock आता है तो उसे लेट जाना होगा 8 आवर जोड़कर, ऐसा वो हमारा यहाँ सिस्टम ही ऐसा ही है। तो 8 आवर आपको करना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल ही है। तो वहाँ पर क्या है कि सभी पंचिंग है, आप बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है कि आपको एंट्री जब भी लेना हो तो पंचिंग करके एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट करना है तो पंचिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और आते जब एंट्री आप मॉर्निंग में लेते हैं तो आपको बायोमेट्रिक लगाना है, और जाते टाइम भी आपको बायोमेट्रिक लगाना है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर वीकली ऑफ की बात करते हैं तो सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ देती है। मतलब 1 वीक में आपको 5 डेज ही ओनली वर्क करना है, मंडे टू फ्राइडे हमारा क्या है वर्किंग है। बाकी जो सैटरडे संडे क्या है ऑफ है। बात करते हैं जनरल शिफ्ट है, ड्यूटी है या शिफ्ट में है। तो हम यहाँ पर जनरल ड्यूटी है ओनली हमारा 8:30 से लेकर 5 PM तक है। तो इस शिफ्ट में ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर ओटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर मान लिया कि आप जब काम चलते रहती है तो क्या होता है कि 5 o'clock में काम ख़त्म नहीं होता है। तो आपको अगर ज़रूरत पड़ गई कि हाँ एक्स्ट्रा रुकना है तो वहाँ पर हमें क्या है ओटी दिया जाता है। उस काम के लिए आप जितना आवर्स करेंगे उसके लिए आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। तो ओवर जो टाइम होती है यहाँ पर 2 टाइम्स मिलती है। तो बहुत सारे लैब होती है, लैब में ओटी फैसिलिटी है, कुछ कुछ लैब में ओटी फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर ओटी फैसिलिटी भी यहाँ पर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है तो वो यहाँ पर प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे कि अगर कोई STAB या JST ज्वाइन करता है तो वो कहाँ तक और कितना पे लेवल और कितना बेसिक तक वो प्रमोशन पा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है कि DRDO प्रमोशन पार्ट STAB से लेकर ऑफिसर तक देखेंगे। तो सबसे पहले अभी जो मैं हूँ जिस स्टेट में STAB हूँ, डिजिग्नेशन मेरा क्या है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये क्या है B है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अभी जो पे लेवल कितना है, पे लेवल 6 है। बेसिक जो पे का जो रेंज होता है अभी तो हमारा क्या है 35,400 पर हम ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी कितना हो गया 37,600 हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट लगा, 2 इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है। जब लास्ट तक जो इसका जो मैक्सिमम जो प्रमोशन होता है STAB के पोस्ट के लिए वो 1,12,000 बेसिक तक होता है। ये क्या होता है मोस्ट जो लास्ट जो प्रमोशन स्टेज है इतना है। तो हम देखेंगे प्रमोशन के बारे में। जो प्रमोशन जो होती है, जो प्रमोशन का जो टाइम होती है 3 से 5 ईयर यहाँ तो क्या है DRDO में 5 ईयर्स के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं। तो 5 ईयर्स अगर आप कंटिन्यू जॉब करते हैं तो आप TOA के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो TAO के लिए एलिजिबल होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर DRDO में आपको ईयरली असेसमेंट जमा करना पड़ता है, ईयरली असेसमेंट जमा करना पड़ता है कि आपने 1 ईयर में क्या क्या काम किया है। वो सेप्टम से क्या होता है असेसमेंट का एक पूरा एक तरह से बुक जैसा आता है, जिसमें हम पूरा मेंशन करते हैं अपने क्या ट्रेनिंग किया 1 ईयर में, आपने क्या अवार्ड पाया है, आपने क्या काम किया उसके बारे में सभी लिखने रहते हैं और ईयरली आपको जमा करना रहता है। उसके बाद वो जो असेसमेंट हो गया तो असेसमेंट हर ईयर देना पड़ता है। वो 5 ईयर का असेसमेंट का रिकॉर्ड सेप्टम के पास होता है। उसके बाद आपको अगर TOA के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बाहर पर एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में आपको इंटरव्यू लिया जाता है। प्लस जो 5 ईयर का जो असेसमेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके नंबर जो दिए जाते हैं उसका 50% वेटेज दिया जाता है। बाकी आपका इंटरव्यू का 50% वेटेज दिया जाता है और उसको मिलाकर आपको अगर अच्छा स्कोर आ गया तो आपको TOA के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये क्या होती है एक्सटर्नल कमेटी बैठती है उसके लिए इंटरव्यू लेने के लिए। तो अगर कोई प्रमोशन लेके STAB से TOA बनता है तो उसका जो बेसिक जो पे लेवल होती है जो 7 होती है और बेसिक पे जो स्टार्ट होती है 44,900 से स्टार्ट होती है। तो क्या होता है इसका जो रोल होता है एज ए टेक्निकल टीम लीडर या लैब में इंचार्ज टाइप का रोल होता है। STAB के जो वर्क होती है एक तरह से इसमें कई तरह के वर्क हो जाते हैं। अब डिवीज़न पर डिपेंड करता है कि आप कौन से डिवीज़न में हैं, कैसा काम है। तो आपको एक तरह से कैड पर भी काम हो सकता है, या मान लें कि आपको कुछ कुछ चीज़ों को जैसे परचेज करने होती है, डिमांड से रिलेटेड भी काम हो जाती है। नहीं जो टेस्टिंग होती है तो टेक्निकल वर्क भी काफ़ी मिलते हैं। तो कई तरह के आपको एक तरह से टैलेंटेड बनना होगा, आपको किसी तरह के काम मिल सकता है। तो DRDO में जो STAB होता है, जो TO होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, कुछ भी कर लेता है, जो काम मिल गया सब कर लेता है। तो काम के लिए कोई सोचना नहीं, लेकिन काम का प्रेशर उतना नहीं होता है। काम क्या होता है कि एक तरह से लिमिट होता है और टेंशन उतना नहीं होता है, नॉर्मल होता है, ठीक होता है उतना।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि TOA अगर TOA से TOB के लिए जाता है, अगर कोई TOA बन गया है तो क्या है 5 ईयर्स के बाद फिर ये TOB के लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज घटती जाती है। यहाँ पर जो चांस रहती है STB से TOA बनने का टोटल 60% चांस रहती है। ठीक है, पहले 60 था, अभी और क्या है कि थोड़ा घटा रहा है फैसिलिटी, अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन पहले 60% अभी तक है। अभी देखते हैं बाद में क्या होता है। लेकिन अगर TOA से कोई TOB के लिए जाता है तो ये क्या हो जाता है 50% हो जाती है। तो ये क्या होता है 10% घटती जाती है। तो अगर मान लिया कि वो TOA से TOB के लिए गया है तो यहाँ भी असेसमेंट यहाँ पर होता है। असेसमेंट 5 ईयर का जमा होगा, रिकॉर्ड होगा सिस्टम के पास, एक्सटर्नल कमेटी बैठेगी, इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर दोनों सब चीज़ सही रहा तो उसको TOB में प्रमोट कर दिया जाता है। तो जो TOB का जो बेसिक होता है पे लेवल 10 होती है, इसका जो पे लेवल 10 होती है और जो बेसिक पे स्टार्ट होती है 56,100 से स्टार्ट होती है। इनका जो रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्निकल रिव्यू से रिलेटेड होता है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है कि जब आपका डेजिग्नेशन बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं TOB के बाद हमारा क्या हो गया TOC। तो TOC में क्या होती है, उसी तरह हमारा जो चलते रहता है, आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद आपको इंटरव्यू होता है। तो आपको क्या हो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से आप उसको करके देते हैं, आपको लैब को दिखाते हैं कि हमने इतना किया है और सक्सेस मिलती है। तो आपको उसी तरह प्रमोशन इंटरव्यू होती है, मिलते जाता है। तो जो TOC के लिए जो बेसिक पे होती है, बेसिक पे लेवल होती है 11 होती है, और बेसिक पे है 67,700 से स्टार्ट होती है। एक तरह से क्या होती है इंडिपेंडेंट ऑफिसर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अलग ही मान लीजिए इसे प्रोजेक्ट मिल जाएगा और वो अपना उसे जो सपोर्ट करके टेक्नीशियन और STB के सपोर्ट से ये आगे अपने काम को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि TOC हो गए, TOC से TOD के लिए। तो TOC से TOD के जो प्रमोशन होती है तो ये हमारा क्या होता है कि ऐसे यहाँ जो हमारा यहाँ देखेंगे कि जो हमारा TOB होता है ना, यही साइंटिस्ट बी के इक्विवेलेंट हो जाता है। जो हमारा कोई अगर गेट से आके साइंटिस्ट बी ज्वाइन करता है तो वो पे लेवल 10 पे ही ज्वाइन करता है। उसका बेसिक पे इतना ही रहता है, 56,000 के आसपास रहता है। तो एक तरह से TOB किसके इक्विवेलेंट है, साइंटिस्ट बी के इक्विवेलेंट है। क्योंकि जैसे साइंटिस्ट को ज्वाइन करता है तो साइंटिस्ट बी पर ज्वाइन करता है, फिर प्रमोशन से C होता है, D होता है, E होता है, F होता है, G होता है, H होता है। तो हम नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि STB के लिए देखेंगे। अभी हमारा क्या हो गया TOC से अगर TO बनना है तो सेम प्रोसेस है। अगर TOD अगर कोई ज्वाइन करता है तो पे लेवल वो 12 होता है। उसका जो बेसिक स्टार्ट होता है 78,800 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है। उसके बाद हम TOE की बात करेंगे। तो जो मोस्टली जो लोग होते हैं TOD तक अचीव कर लेते हैं। उसके बाद जो TOE होती है जो ये काफ़ी हायर पोस्ट होती है। STB ये जिससे अगर प्रमोशन लेना हो तो ये काफ़ी ऊंचा रैंक होता है, जो लगभग एक तरह से साइंटिस्ट जो हमारा क्या होता है कि 13 है तो E के बराबर हो जाते हैं। तो जो TOE जो होता है इसका जो पे लेवल देखेंगे 13 होता है। जो बेसिक पे 1,12,000 जो ज्वाइनिंग के समय लिखा रहता है इतना से इतना आती है। जो लास्ट लिमिट है ना ये TOE पर जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ TOD पर लगभग मोस्टली लोग पहुँच जाते हैं। TOE में थोड़ा पहुँचने में वो एज पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सर्विस है। अगर लॉन्ग सर्विस है तो लोग बन जाते हैं। अगर जिनका 30 ईयर्स का सर्विस है तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है। जिसका 40 का सर्विस है या मान लीजिए 35 38 का है तो थोड़ा चांस रहता है। तो ये हमारा देखेंगे कि STAB से कैसे प्रमोशन क्या क्या रैंक में प्रमोशन होता है उसके बारे में हम देख लिए। तो प्रमोशन DRDO में काफ़ी अच्छा है। STAB से आप टेक्निकल ऑफिसर A बनेंगे, B बनेंगे, C बनेंगे, D बनेंगे, E बनेंगे। तो आप पे लेवल 13 तक जा रहे हैं तो एक तरह से प्रोफेसर लेवल का हो गया। तो अगर आप DRDO में आना चाहते हैं तो आपको लिए क्या है एक सुनहरा मौका है। अभी September 11 की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो आप इसको अब पूरी तरह से मन तन से पढ़िए। आप September 11 में को क्रैक करके आइए। और प्रमोशन क्या STB के लिए अच्छी खासी है। अब यहाँ देखेंगे कि एडिशनल बेनिफिट क्या मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एडिशनल बेनिफिट में सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो मेडिकल फैसिलिटी जो CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, CGHS के थ्रू हमारा जो DRDO है जो हेल्थ प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होती है कि आपको मिलेगा सेल्फ हो गया, उसके बाद वाइफ का हो गया, उसके बाद 2 चिल्ड्रेन हो गया, 2 चिल्ड्रन को मिलेगा, उसके बाद मदर हो गए, उसके बाद फादर हो गए। तो इतना लोगों को क्या होता है हेल्थ फैसिलिटी देती है DRDO। उसके बाद आपको अगर मान लिया कि आप जहाँ भी इलाज कराते हैं तो आपको जो जो पैसे होते हैं जो रिटर्न आ जाती है।
उसके बाद अगर इमरजेंसी में अगर दिखाना हो तो किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सीएचएस रेट से जो पैसे होंगे वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा आफ्टर ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि ड्यूटी आप कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कि आपको कैटिया पर वर्क करना है, कैटिया होती है जो सॉलिड वर्क हो गया, कैड हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर काम करना है तो हमें क्या होती है उसका नॉलेज होता नहीं है, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। या मान लें कि आपको कोई फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, तो उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ जब आपको इंडक्शन ट्रेनिंग भी होती है, अगर आप सेप्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या होती है, सेप्टम के ज्वाइन के 4 या 5 मंथ बाद इसी के एवज में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है सेप्टम के थ्रू। 14 डेज का इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। ये आपको ट्रेनिंग की जो होती है आपको कहीं भी दे सकता है। आपको पूरी ट्रेनिंग में आने जाने के फ़्लाइट देती है एसटीवी के लिए, आप फ्लाइट से आ जा सकते हैं। साथ ही साथ 14 डेज के लिए आपका जो टीडी हो बनता है, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो आउट ऑफ स्टेशन के लिए 14 गुने 1000 मतलब आपको 14,000 तो ऐसे मिलेगा, खाने पीने रहने के लिए 14,000 मिलेगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पर आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या है कि एक तरह से डीआरडीओ को लैब में ही दिया जाता है ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो आपको वहाँ रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी भी आपको एक तरह से मिलेगी। उसके बाद आपको साथ ही साथ इंडक्शन ट्रेनिंग में बीच में आपको घुमाया भी जाता है, टूर कराया जाता है। जैसे हम लोगों ने जैसलमेर गया था, तो जोधपुर गए थे, जोधपुर लैब में, तो वहाँ पर जैसलमेर का हमने विजिट किया था। वहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से एक दिन की एक तरह से विजिट कराया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने अपने खर्चे से जैसलमेर पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और लोंगेवाला युद्ध स्थल हमने देखा था। तो एक तरह से काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। एक तो 14 डेज का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपको बीच बीच में हर ईयर 2 ईयर की ट्रेनिंग तो मोस्टली करना ही करना है, तो आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये डीआरडीओ की फैसिलिटी है। उसके बाद एनपीएस कंट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट है जो लगभग 14% देती है। हमारा अकाउंट से 10% डिडक्ट करके टोटल 24% किसका, बेसिक और डीए का हमें डिपॉजिट करती है। लगभग 13 से 14,000 एवरी मंथ जमा होता है एनपीएस अकाउंट में। उसके बाद ओटी है, तो ओटी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करती है गवर्नमेंट। तो ओटी का जो सीन होता है, ऐसे मंथ में जैसे यहाँ पर जो फैसिलिटी है, मंथ में आप 25 आवर्स का ओटी कर सकते हैं। इसके लिए एसटीबी को लगभग 10,000 समथिंग 500 पे करती है ओटी के रूप में। अगर आप मंथ में 25 आवर्स ओटी करते हैं, ये लिमिट है, 25 आवर्स ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते 1 मंथ में। कहीं कहीं अलग अलग स्लॉट में है, लेकिन आपको मंथली ओटी के रूप में इतना आ जा सकता है, आता है। उसके बाद बात करते हैं टीडी का। अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन काम है, जैसे अलग अलग में लैब में काम है जो लगभग 60 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा में है, डिस्टेंस है, तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एसटीवी के लिए 1000 एवरी डे दिया जाता है। अगर मान लें कि 10 डेज रहते हैं तो उसके लिए 10 डेज क्रॉस 1000, मतलब आपको 10,000 रहने खाने के लिए आपको दिया जाता है। उसी तरह अगर कोई रहता है ज़्यादा दिन रहेगा, अगर 5 दिन के लिए तो 5000 हो गया, तो उसके लिए टीडी दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हायर स्टडी। तो हायर स्टडी भी आप यहाँ कर सकते हैं जॉब के साथ। आपको अगर मान लिया कि हम डिप्लोमा से यहाँ आए हैं, तो डिप्लोमा से आए हैं तो अगर हम मान लिया कि यहाँ बीटेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ बीटेक कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखना होगा कि कौन सा है जो इवनिंग कॉलेज है। इवनिंग कॉलेज मतलब हो गया कि कौन सा है जो आफ्टर ड्यूटी टाइमिंग, मतलब कि इवनिंग में, नाइट में कौन क्लास कराता है, या वो उसकी जो टाइमिंग है जो हमारा ड्यूटी आवर से अलग है। कौन सा सैटरडे का क्लास कराता है, क्योंकि सैटरडे का हमारा ड्यूटी ऑफ है, संडे का ऑफ है, तो इसे इवनिंग क्लासेस कहा जाता है। तो इवनिंग क्लासेस में या इग्नू से आप बीएससी कर सकते हैं। कुछ कॉलेज होते हैं जो टेक्निकल वाले, बीटेक वाले, वो इवनिंग क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर आप हायर स्टडी में एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा एसटीवी पोस्ट का कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर, लीव पॉलिसी, वर्किंग आवर्स और प्रमोशन डिटेल्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन भेजें। तो यहाँ पर हमने एसटीवी पोस्ट के लिए जो सारी चीज़ें, सैलरी से लेकर प्रमोशन से लेकर मेडिकल फीस, सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो टेक्नीशियन ए के लिए ये सारी चीज़ों को लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद।